हमारे कुछ रिश्तेदार सऊदी अरब में काम करते थे। उन लोगों का वहाँ अपना कारोबार था। मुझे जब भी मौका मिलता मैं उनसे यही कहता कि ऊपर वाले के लिए माँ बीमार है, आप लोग मुझे भी अपने साथ सऊदी अरब काम करने के लिए बुला लें ताकि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूँ। ये लोग मेरे ताई के बेटे थे। उन दिनों मेरी उम्र मुश्किल से 17 या 18 साल होगी। ताई का बड़ा बेटा हमेशा मेरी बात सुनता और कहता, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम वहीं पर पढ़ाई करो, इसके बाद तुम्हारा कुछ देखेंगे। मगर फिर माँ की भरपूर तकलीफ़ पर उसने मुझे अपने साथ सऊदी अरब बुला लिया। कहने लगा, यहाँ तुम्हें हर किस्म का काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए नहीं बताया कि कहीं उनको परेशानी ना हो, वरना तो अभी तक तुम्हारा परमिशन कार्ड नहीं बना। तुम्हें यहाँ पर बुलाना ही एक मुश्किल का काम था, इसलिए अब जो काम कहा जाएगा वही करोगे। इसके बदले में तनख्वाह तुम्हारी माँ को मैं हर महीने भेज दूँगा। मैंने कहा, जी बेहतर। फिर कुछ सोचकर बोले, मैं तुम्हें एक आदमी के घर भेजूंगा, उसकी 4 बीवियां हैं, बल्कि 5 हैं। वे कुछ सोचकर बोले थे, उन 5 बीवियों के काम के लिए से एक छोटे लड़के की ज़रूरत है जो बालिग ना हो। समझ सकता हूँ तुम्हारी उम्र और तुम्हारा कद काठी ऐसी है कि तुम्हें वे आराम से रख लेंगे, अच्छे पैसे भी देंगे। औरत को ये लोग घर में काम करने के लिए नहीं रखते, वरना ये किसी लड़की को रख लेते। छोटे लड़के यहाँ काम करते नहीं हैं और वहाँ फिर तुम्हारी उम्र का कोई नहीं आता। तुम बहुत कम लोगों में से हो जो इतनी कम उम्र में परदेश आ गए हो। मैं अपनी कज़न की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, बस जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर बाद में मुझे कहा, इस आदमी की 5 बीवियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर तुम्हें कुछ एहतियात करनी होगी। मसला ये है कि वहाँ तुम ये नहीं कहोगे कि तुम कहाँ से आए हो और तुम उर्दू बोलोगे। मैं हैरान हो गया और परेशान भी। उर्दू नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, मुझे तो नहीं आती अरबी। कहने लगे, उन लोगों को कौन सा पता चलता है, अंग्रेज़ी से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है, उल्टी सीधी अंग्रेज़ी बोल देना, ये जाहिर करके कि तुम किसी अंग्रेज़ मुल्क के पसंदीदा गांव से हो। खबरदार जो तुमने अपने देश का नाम लिया। ये बात सुनकर मैं और हैरान था। मैंने कहा, ठीक है। फ़िलहाल मुझे भाई ने ज़रूरी सामान के साथ उस मालिक के घर भेज दिया। अरबी मालिक का घर बहुत ही बड़ा था। मैं इस घर को बाहर से देखकर हैरान रह गया। इस घर के तकरीबन 15 या 14 कमरे थे। 2 मंजिला घर था। ऊपर वाली मंजिल बहुत खूबसूरत थी, जबकि नीचे वाली मंजिल पर अंधेरा सा छाया हुआ था। भाई कहने लगे, मैंने भी इस आदमी के घर में काम किया है, पर इसने मुझे किसी वजह से निकाल दिया। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजर का काम करता था। इस घर के मसले बहुत होते हैं, इसलिए अगर तुम दिल लगी से काम करोगे, उन मसलों को निपटाते रहोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये आदमी तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर देगा। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं उम्मीद से हो गया, पर ये नहीं जानता था कि इस घर में आकर मेरी ज़िंदगी और मेरी सोच बदलने वाली है। खैर, भाई ने मुझे इस आदमी से भी मिलवाया, जो कि बहुत खुशमिजाज आदमी था, पर इसके चेहरे पर एक अजीब दर्द था। इसे देखकर लगता जैसे वे ज़माने भर का सताया हुआ हो। उसकी आंखों में वीरानी सी थी। मैं हैरान था कि इसके बारे में तो मुझे मेरे भाई ने बताया था कि उनकी 5 बीवियां हैं। 5 बीवियों के होते हुए कोई आदमी कैसे नाखुश हो सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। बहरहाल मैंने भाई को सलाम दुआ की और भाई मुझे यहाँ छोड़कर अपने बंदे के साथ वापस चले गए। उनके जाने के बाद अरबी आदमी ने मुझे दिल पर हाथ रख कर गले मिलाया और एक लड़के की तरफ इशारा किया जो कि इसी कमरे में खड़ा था। इस लड़के से कहा कि इसे बाहर ले जाओ। ये लड़का मुझे जाना पहचाना सा लगा। बार बार पीछे मुड़कर देखता, फिर मुझे बड़े राजदारी वाले अंदाज में ऊपर ले कर गया। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते ही अजीब से अंदाज में बोला, मुझे पता है कि तुम कहाँ से आए हो। मैं बांग्लादेश से हूँ, लेकिन ऊपर वाले के लिए यहाँ पर इस बात का जिक्र मत करना कि तुम्हें हिंदी या उर्दू समझ आती है। इसकी भी एक ख़ास वजह है जो तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगी। मैं हैरान था कि हर कोई मुझे यही बात क्यों कह रहा है। क्या शेख को किसी के देश से कोई मसला हो सकता है? अगर था तो भाई के साथ तो वो इस तरह पेश आया था जैसे कि वो उनके दोस्त हो। खैर, मुझे उस लड़के ने, जिसका नाम पटेल था, मुझे सारा काम समझा दिया। उसने कहा था कि इस आदमी की 5 बीवियां हैं, उनको कभी न कभी कोई न कोई काम पड़ जाता है,
इसलिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत होती है, या फिर घर बैठकर ही वे कोई चीज़ मंगवाती हैं। तुमको फ़ौरन ही उनको सब कुछ ला कर देना है जो वे मांगेंगी। और हाँ, किसी से कोई बात पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसकी 5 बीवियाँ कैसे हैं, क्योंकि ये तो अरबी है, बस 4 बीवियाँ ही रख सकता है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बात यह है कि जो नीचे वाले पोर्शन में सबसे कम उम्र वाली लड़की रहती है, उसको शेख ने तलाक दे दी है। वे उनकी बीवी तो है लेकिन तलाकशुदा है। शेख उसके पास नहीं जाता, सिर्फ अपनी 4 बीवियों के पास ही रहता है। और बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। आज के बाद ये बात किसी से मत पूछना। मैं इसकी बातों पर अमल करते हुए वहाँ से निकल आया। अब सवाल तो ये था कि मैं सारा दिन बस उसकी बीवियों के हुक्म का इंतज़ार करता रहूं। बदले में मुझे तनख्वाह कितनी मिलती थी, ये सारी बातें जहन में घर कर रही थी। तभी मुझे अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई। मैं बाहर बैठा था, अंदर औरतों के चीखने की आवाज़ सुनकर कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने देखा अंदर एक औरत बुरी तरह चीज़ें तोड़ फोड़ कर रही थी। वे जवान लगती थी, उसकी उम्र मुश्किल से 27 या 28 साल होगी, जबकि वही शेख जो थोड़ी देर पहले मुझे कमरे में हिदायत देकर गया था, वे इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। लड़की बुरी तरह रो रही थी, जबकि वह अरबी आदमी बड़े ही फिक्रमंदी से उसे चुप करवाता तो कभी नीचे बैठा कर कहता कि मेरी बात तो सुनो। इसके अंदाजे से ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दुखी हो, लेकिन वह लड़की कोई बात करने के मूड में नहीं थी। मैं डर गया कि कहीं अरबी की बातें छुप कर सुनने से मुझे ये नौकरी से ना निकाल दे। फौरन वहाँ से वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। 2 मिनट गुजरे हुए फटाक से दरवाज़ा खुला। वे औरत अपनी चीज़ें समेटती हुई वहाँ से बाहर जाने लगी। अरबी उसके पीछे पीछे दौड़ा। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। फिर इस लड़की ने इस आदमी की कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से भागती हुई चली गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगता था कि वे बहुत बड़े परेशानी में कैद थी, वही जो कि उसे पहले रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ऊपर वाले माफ़ी। मुझे इसकी बातों से इतना समझ आ गया कि वे बहुत शर्मिंदा है। वे अपनी किसी हरकत से और उसे दोहराना भी नहीं चाहता, मगर वह अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा ही करता होगा, तभी तो अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा था। बहरहाल मैं चुप हो रहा था। मैं अपने नए हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। वे मेरे पास आए और मुझसे कुछ अजीब और गरीब अंदाज में बातें करने लगा। मैं इसकी बात समझ नहीं पाया। तभी इसने एक लड़के को आवाज़ दी। वे वही लड़का था जिसने मुझे इस अरबी के बारे में जानकारी दी थी। वे पास आ गया। उसने अरबी से कोई बात कही। अरबी ने इसे कुछ समझाया और फिर इस लड़के ने मुझे जो कुछ बताया तो वह मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। मैं सुनकर हैरान रह गया कि वह अरबी मुझसे ये कह रहा है कि तुम मेरी एक बीवी से शादी कर लो। मुझे लगा जैसे कि मुझे आजमा रहा हो ताकि मैं इसका वफादार हूँ या नहीं, ये साबित हो सके। मैंने इस लड़के से कहा कि मैं शेख की बीवियों की बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे। मेरी बात सुनकर ये समझ गया कि मैं इसकी इस पेशकश से खौफजदा हो गया हूँ। कहने लगा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ आजमाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपनी बीवी से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। मतलब वह भी बहुत परेशान लग रहा था। इसकी बातों से महसूस होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम है। खैर, मैंने जाकर ये बात अपने भाई को बता दी तो भाई भी इस घर में आ गए। अरबी ने उनको भी बहुत बातें समझाई। भाई बेफिक्र हो गए। कहने लगे, तुम्हारे लिए ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा मौका होगा। तुम शेख की इस छोटी बीवी से शादी कर लो जिसने शेख से तलाक ले ली है या फिर इसको दे दी है। इसके बाद वे तुमको बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं तो इस घर में कठपुतली की तरह था। मेरे मालिक का हुक्म होगा, मैं वैसा ही करूँगा। यूँ मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी गई। तारीख क्या थी? परसों मेरी शादी होने वाली थी। उस लड़की का नाम सबा था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। ये मैं नहीं समझ पाया कि आखिर सबा के साथ शादी करने को मुझे क्यों कहा जा रहा है, जबकि ये शेख की वह बीवी है जिसको वह तलाक दे चुका है। मुझसे दोबारा शादी करवा कर शायद वो अपनी बीवी के लिए हलाल करना चाहता होगा। बहरहाल परसों का दिन तो आना ही था। मेरी शादी सबा के साथ हो गई। सबा ने रोते रोते शादी के लिए हाँ कही थी और शादी होते ही मुझे और सबा को एक अलग कमरे में भेज दिया गया। ये कमरा अच्छी तरह सजाया गया था। इसमें रेशम के बिस्तर थे और
और नरम गरम ऐसे बिस्तर जो मैंने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं थे। मखमली पर्दे, उन पर्दों को देखकर इस घर की इमारत का अंदाज़ा होता था। मैं चुपचाप बैठा वह पर्दे और कमरा ही देख रहा था कि सबा रोती हुई मेरे पास आई और बोली, अब तुम भी मुझे तलाक दे दो। ये बात मुझे मालूम है क्योंकि मेरे नसीब में बस तलाक ही लिखी है। मैं उसको उर्दू बोलता देखकर हैरान नहीं था क्योंकि पहले ही जान चुका था कि वे कहाँ से है। वे मुझसे बहुत बातें करने लगी मगर इसके चेहरे पर दर्द साफ लिखा था। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों करवाई गई है? मेरी ये बात सुनकर सबा बहुत रोने लगी। अच्छा रो तो नहीं, मैंने उसका हाथ थामा और वैसे भी अब तो तुम्हारी मेरे साथ शादी हो गई है। अगर तुम दुखी हो तो तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं ख्याल रखने वाला अच्छा इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर वह भी मेरी मुस्कुराहट के साथ हंस दी और बोली, तुम्हारे साथ मेरी शादी झूठी है। तुम तो बड़े ही मासूम और सीधे साधे लड़के हो। तुम यही नहीं जानते कि तुम्हारी शादी मुझसे इसलिए करवाई गई है क्योंकि तुम फिलहाल इस शादी की खुशी में खुश हो। तुम यही नहीं जानते कि मेरी क्या कहानी है। मेरी उम्र देखो, मुझ पर दूसरे दर्द देखो। तुम खुद ही जान जाओगे कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कहती हूँ। ये कहकर वे दोबारा रोने लगी। तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ, फिर मैं मसले का कोई न कोई हल निकालने की कोशिश ज़रूर कर लूँगा। तुम देख लेना, तुम्हें मायूस नहीं रखूँगा। तुम अगर इतनी ही दुखी हो, इसका कोई न कोई हल तो ऊपर वाले ने रखा होगा। तो वे एकदम खुश हो गई। चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम समझ जाओगे कि शेख के कमरे में इसकी बीवियाँ आने के बाद रोती क्यों हैं और क्यों इसके साथ कोई भी औरत बस नहीं पाती। इसके साथ 30 औरतों की शादी हो चुकी है। क्या तुम ये सोच भी सकते हो 30 शादियों का खर्चा कितना आता है और वे लड़कियां ढूंढने में वक्त कितना लगता है? ये कहकर वह हंसने लगी। हाँ, बहुत ज़्यादा वक्त लगा है इसे और अब अक्ल आई है और अब ये सबक सीख गया है कैसे क्या करना है। इसलिए तो इसने तुम्हारी शादी मुझसे कराई है। तुम पहेलियाँ मत बुझाओ और मुझे पूरी बात बताओ, मैंने बेचारी से कहा। मेरी उम्र उन दिनों सिर्फ और सिर्फ 15 साल थी जब मैं अपने स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट हुआ करती थी। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी पर मैं ये नहीं जानती थी ज़िंदगी का यह हसीन ख्वाब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। उन दिनों हमारे स्कूल में फंक्शन हो रहे थे। मुझ जैसी एक आम गरीब मजदूर की बेटी को हिस्सा लेने का मौका मिला तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश दिखाई और लोगों के सामने पेश कर दिया। मैं बहुत खुश शक्ल थी। हम लोग एक बड़े तकरीर में गए थे जहां मैंने डांस पेश किया। इस डांस ने मुझे बहुत फेमस कर दिया। काफ़ी सारे लोग मुझे जानने और पहचानने लगे। मैं बेपनाह हसीन थी, जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। प्रिंसिपल ने भी जब मेरा ये सीक्रेट देखा तो उन्होंने मुझे अपने स्कूल की सबसे टॉप बच्चों में रख दिया और जब भी कोई तस्वीर खिंचवानी होती मैं ही आगे जाती। मेरी तस्वीरें स्कूल की मैगजीन पर छपती थी। ऐसे ही करते करते मैं अखबारों में आने लगी। पर मैंने ये नहीं सोचा मेरी सूरत एक दिन मेरी दुश्मन बन जाएगी। मैं अपने घर में थी जब एक दिन बाबा के पास एक आदमी आया। कहने लगा, हम आपकी बेटी का इंटरव्यू करने आए हैं, साथ ही एक पेशकश भी दे रहे हैं। बाबा मेरे मजदूर और लालची आदमी थे। लालची नहीं, ये कहो कि हालत के सताए हुए थे। जब पापा ने उन लोगों की इतनी बड़ी पेशकश सुनी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल ये लोग पापा से कहने आए थे कि उनकी बेटी को सऊदी अरब लेकर जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और साथ ही नौकरी भी करवाएंगे। तनख्वाह हर महीने बाकायदा बाबा को भेज दी जाएगी। पापा ने शायद ऐसी बातें पहली बार सुनी थी। फ्री बैठे बिठाए उन्हें करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। बाबा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। साथ में औरतें भी थी, इसलिए उन लोगों पर यकीन कर लिया। पर हम क्या जानते थे कि ये लोग तो इंसानों के रूप में भेड़िए हैं। मुझे नहीं मालूम था कि उन लोगों ने वापसी की कार्यवाही कैसे पूरी की, लेकिन मुझे हवाई जहाज़ में बैठा दिया गया और मेरी किस्मत ने इस दिन पलटा खाया। मुझे जब यहाँ लाया गया मैं पूरा रास्ता जहाज़ में यही सोचती रही कि मैं आगे जाकर बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाई जारी रखूंगी। पर जब मुझे वहाँ पर लाया गया, एयरपोर्ट में मुझे एक लड़की ने रिसीव किया और मेरी खूब पूछताछ की गई। वे लड़की मुझे बहुत खूबसूरत बड़े सफ़ेद रंग के होटल में ले गई। इसके बाहर अरबी में कुछ लिखा हुआ था, मैं नहीं समझ पाई ये क्या है। वे लड़की मुझे होटल में ले गई जहाँ पर माहौल बहुत ही अजीब था। खूबसूरती, रंग रस्सियाँ और लड़कियों ने छोटे कपड़े पहन रखे थे। ऊपर वाला जाने कौन सा सऊदी अरब था। हमने तो यही सुन
रखा था कि वे बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमारे मुल्क में होता है। पर मैं ये देखकर तो हैरान थी कि यहाँ अय्याशी का एक भरपूर अड्डा मौजूद था, लेकिन वहाँ लड़कियों ने छोटे कपड़े पहन रखे थे। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। ये जगह तो हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, ना ही यहाँ कोई स्कूल की लड़की नज़र आ रही है। बहुत मुश्किल से गुजरते हुए वह लड़की मुझे एक बड़े से हॉल में ले गई, जहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर जैसी जगह थी। ब्यूटी पार्लर में मेरे बाल बनाए गए, मुझे अच्छे से कपड़े पहनाए गए। मैं किसी शहजादी की तरह लग रही थी। मुझे अपने आप पर भी तरस आ रहा था। मुझे सुर्ख रंग के कपड़े पहनाए गए, मेरे सर पर एक टोपी रखकर मुझे ऐसे तैयार किया गया जैसे फिल्मों और नाटकों में शहजादियों को दिखाते हैं। मैं बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। दुनिया की सबसे हसीन लड़की इस वक्त मैं ही मालूम हो रही थी। फिर मुझे एक और कमरे में ले जाया गया। ये देखकर मेरे तो कदमों तले ज़मीन निकल गई कि वहाँ पर सोफे पर एक आदमी बैठा था, जिसने अपने बाजू दोनों तरफ फैला रखे थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों में हवा भर आई। और फिर क्या था, उसने मुझे बर्बाद करना अपना हक समझा। वे मुझे बहुत दूर से पकड़ ले आया। ये सारा खेल, सारा जाल उसी ने तो बिछाया था। एक दिन अखबार ने उसने मेरी तस्वीर देखकर पसंद आ गई थी। बस वही से उसने मुझे बर्बाद करने की ठान ली। जब पता कराया तो पता चला मेरे माँ बाप भी गरीब से हैं। फिर क्या था, उनको लालच दिया और हफ्तों के दिनों में मुझे यहाँ लेकर आ गया। अब मैं इसके सामने सजी सजाई रेशम की गठरी की तरह पेश की जा रही थी। मैं बहुत रोई थी, चीखी थी, मेरी किसी ने ना सुनी। वे दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। इस सब के बदले में मेरी माँ बाप को पैसे भेजे जाते रहे। वे खुश थे और जब भी मौका मिलता मेरी अच्छी तस्वीरें बनाकर भेज देते, जिससे लगता कि मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ। फिर कुछ दिन गुजरे, इस अरबी ने मुझसे शादी कर ली। कहने लगा मैं तुम्हें अपनी बीवी बना कर रखूँगा। लेकिन मुझे इसकी क्या समझ आती। वह तो अरबी में बात करता था और मैं उर्दू बोलती और समझती थी। एक दिन उसने ऐसा किया जो मेरे जहन और गुमान में भी नहीं था। मुझसे कोई बात कह रहा था, मुझे समझ नहीं आई तो मुझे तलाक दे दी। तलाक देकर मुझे इस काल कोठरी में फेंक दिया। फिर मुझ पर जुल्म करने लगा, इतने जुल्म के जो मैंने ज़िंदगी भर नहीं सहे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो गई। लगने लगा जैसे मौत ही मुझे इस सारे गम से छुट्टी दिला पाएगी। मैं दिन रात दुआ करती ऊपर वाले से, यही समझ नहीं आती कि मेरी ये कैद कब ख़त्म होगी। इस आदमी को वह सज़ा दी कि वह ज़िंदगी भर के लिए उजड़ गया। इसे ऐसी बीमारी हो गई कि कोई औरत उसके पास नहीं रहती। उसे गुस्सा आता है, उसे गुस्से के दौरे पड़ते हैं और ये ऐसी खुराफात बातें करता है कि कोई भी औरत इसके साथ नहीं रहती, उसे छोड़कर चली जाती है। अब इसे अच्छी तरह से समझ आ गया है, एहसास हो गया है इसको मेरा दिल दुखाने, मुझ पर जुल्म करने और मुझ जैसी नेक लड़की को एक घर से उठाकर अपनी अय्याश खाने में लाने का क्या अंजाम होता है। मैंने सब्र किया, हर रोज़ ऊपर वाले से दुआ की। ऊपर वाले ने उसके दिल में यह रहम डाल दिया, कोई औरत उसके साथ नहीं रही जब से मैं इसकी ज़िंदगी में आई हूँ। अब ये तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा कर इस बात का पछतावा करना चाहता है, पर मुझे लगता है कुछ अरसे बाद ये तुम्हें कहेगा कि तुम मेरी बीवी को तलाक दे दो ताकि अब मैं दोबारा से शादी कर सकूं। इसको यही बातें समझ आती हैं। ये कहकर वह तो खामोश हो गई। मुझ पर आसमान टूट पड़ा कि लोग कितने अय्याश हैं। क्या वाकई में इस बेचारी लड़की को ऐसे ही उठा कर लाया होगा। मेरी तो परेशानी की इंतहा न रही। मैंने सारी बात भाई को बता दी। भाई बोले कि मैं ये सब पहले से जानता हूँ। पहले आदमी डरता था कि मैं किसी उर्दू बोलने वाले आदमी को ना लेकर आऊँ, लेकिन अभी अपने इस गुस्से से तंग आ गया है। ये लड़की बहुत शरीफ है, तुम इसे नहीं जानते। इसने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। यह आदमी खुद भी इसकी बहुत तारीफ़ करता है, लेकिन अब वह इसके लिए एक नासूर बन कर रह गई है। जब तक वह उसके घर में रहेगी तब तक ये आदमी बर्बाद ही रहेगा, उजड़ कर रहेगा। इसलिए इसकी शादी करवा कर विदा करना चाहता है, वापस अपने माँ बाप के घर भेजना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ इसके साथ तुम्हारी शादी हो गई। मैं उससे कहूँगा कि तुम्हें तलाक देने पर मजबूर ना करे, और जैसा सब आप सोच रही हैं वैसा ना हो। वैसा ही हुआ। भाई ने उस शेख से बात की, वे मान गया। उसने सबा को मेरे साथ विदा कर दिया और हमें अच्छी खासी रकम भी दी। उसने सबा की ज़िंदगी बर्बाद की थी, इसे आबाद करने की भी भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि सबा को तोहफे में खूबसूरत घर दिया। इस घर में मैं और सबा रहने लगे। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की तो कोई चीज़ नहीं, पर मेरी माँ बहुत खुश है। माँ को मैंने सबा की कहानी नहीं बताई, बस ये बताया कि वह बहुत शरीफ लड़की है और इसमें कोई शक नहीं कि सबा जैसी अच्छी लड़कियाँ आजकल ज़माने में ढूंढने से नहीं मिलती। धन्यवाद दोस्तों।